आसमानों से जो अता है मुझे, वो दुआ तुम हो ये पता है मुझे। इश्क हो तुम ये मानता हूँ मैं, तुम मेरी हो ये जानता हूँ मैं। मेरा ईमानो दीन है तुम पर, मुझे पूरा यकीन है तुम पर। फिर भी कमबख्त दिल धड़कता है, रोज ये सोच के तड़पता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। ये तेरे खत, तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाबो ख्याल, मताए जां हैं तेरे कौल और कसम की तरह। गुज़श्ता साल इन्हें मैंने गिन के रखा था, किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। यूं तो दिन से भी मेरी अनबन है, रात लेकिन पुरानी दुश्मन है। शाम से बेकली सी रहती है, दिल में एक खलबली सी रहती है। बेखबर कितना भी मैं हो जाऊं, नींद कितनी भी गहरी सो जाऊं, दर्द सीने में जगा रहता है, एक खटका सा लगा रहता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। वो मेरा चांद 100 टुकड़ों में टूटा, जिसे मैं देखता था आंख भर के। जहां पर लाल हो जाते हैं आंसू, मैं लौटा हूं उसी हद से गुजर के। मेरी हो तुम ये कोई ना कहेगा, मगर ये सच तो फिर भी सच रहेगा। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मोहब्बत का एक जजीरा हो, जैसे मंदिर में कोई मीरा हो, जैसे दरगाह पे हो कुन फाया, तुमने ऐसे ही मुझको है गाया। प्यार करती हो जितना है बस में, दौड़ता हूँ तुम्हारी नस नस में। जानता हूँ जो अपना नाता है, फिर भी ये डर सताए जाता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। पढ़ना भरना है, लिखना छलकना है। जब तक आप पढ़ नहीं लेते हैं तब तक आपको लिखने का हक नहीं है। 2000 पन्ने अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 2 लाइनें लिखने का हक मिलता है, उसके पहले आपका हक भी नहीं है लिखने का। घनघोर अंधेरे रोते हैं जिस चेहरे की वीरानी पर, एक दिया सा जलता रहता था दिन रात इसी पेशानी पर। तू मेरा सब कुछ ले जा, बस मुझे वो पेशानी वापस दे। तुम पे शक है? अरे नहीं जाना, ऐसा हो सकता है कहीं जाना। सबसे आला किया, निराला किया, इश्क तुमने किताबों वाला किया। पर किताबें ही ये बताती हैं, कश्तियां दिल की डूब जाती हैं। इससे पहले भी ख्वाब टूटे हैं, इससे पहले भी साथ छूटे हैं, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। आप मुंबई आए, आपने कहा 1999 में जी। कितने साल वो संघर्ष रहा जब कुछ नहीं कर पाए? वो पीरियड बहुत लंबा नहीं था, इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो तकरीबन 1.5 साल, 1 साल 3 महीने के आसपास तो मैं फुटपाथों पे था। तब नीलम नहीं आई थी, तब मैं अकेला आया था। तो वो फुटपाथों वाले दिन थे और उसके बारे में बहुत क्या बोलना, पर महाकाली केव्स रोड है अंधेरी ईस्ट में एक जगह, वहां बिस्तर लग जाता था फुटपाथ पे। बहुत सारे बेगर्स थे उस वक्त। एक्चुअली फुटपाथ पर सोए हैं? एक्चुअल फुटपाथ है। कुछ ठिकाना नहीं था, कहाँ जाएंगे आप। एक तकरीबन 2-4 दिन एक पेंट की गोदाम में रहने की कोशिश की। गोडाउन था पेंट का, किसी ने मुझे बोला यहाँ रह सकते हो। अब वो पेंट की गोडाउन इतनी छोटी सी थी, बाथरूम जितनी से भी छोटी, कि वहां आप कमर टेक के बैठ सकते थे पर आप लेट नहीं सकते थे। और प्लस क्योंकि वो गोडाउन था, चारों तरफ पेंट और कार्बाइड और क्या क्या चीजें भरी थी, कोई विंडो नहीं थी, कुछ नहीं था। और सुबह उठा तो मेरे पूरे बदन पे छाले पड़े हुए थे। मुझे लगा मेरी अगर स्किन ऐसे खींच के निकाल दो तो सब निकल जाए। तो मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता, यहाँ नहीं रह सकते, कहाँ जाएं, क्या करें, कोई ठिकाना नहीं। तो ठिकाने के तौर पे एक फुटपाथ मिला, लेकिन वो बुरे दिन नहीं थे। इनफैक्ट वो मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़े अच्छे दिन लगते हैं वो, क्योंकि फुटपाथ मिला। फुटपाथ पे दोस्ती होनी शुरू हुई। बहुत सारे भिखारी थे, बहुत सारे बेगर्स थे। किसी का, एक का बेचारे का पैर कटा हुआ था, एक शायद हाथ से अपाहिज था, और कुछ सेंगदाना वाले, कुछ जो रेडी लोकल स्टॉल्स लगाया करते थे, वो सब पानी पूरी वाले छोटे छोटे, ये सब वहीं सोते थे। तो 8-9 लोगों का बिस्तर लगता था और वहीं एक मेरा भी बिस्तर लगता था। खाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से था। ये एक चीज है जिसको हम इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इतना ज्यादा हम किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते जितना खाने को लेते हैं। मैं तरसा हूं रोटी की महक के लिए हफ्तों। मुझे पता है रोटी कितना अच्छा महकती है, उससे अच्छी खुशबू दुनिया के किसी कोलोन में, किसी परफ्यूम में कहीं नहीं होती जो रोटी महकती। तो ये जो फुटपाथ के दिन थे, इसमें एक नई चीज शुरू हो गई। ये जो बेगर्स थे, ये जो स्टॉल्स वाले थे, इनको मेरी बातें बड़ी अच्छी लगती। और ये सब के सब, कोई मेरे लिए शाम को आते हुए जलेबी लेके आ रहा है, कोई मेरे लिए समोसे लेके आ रहा है। मुझे वो पपैया चटनी के साथ समोसा बड़ा पसंद था। उन दिनों जितने दिन मैं फुटपाथ पर रहा, मैं भूखा नहीं सोया। क्या बात है, उनके दिल ज्यादा बड़े थे। तो ये दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने, जिनको सो कॉल्ड बड़े लोग कहते हैं, इन्होंने मेरे लिए प्लेटें नहीं लगाई, लेकिन वो जो भिखारी थे उन्होंने मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। मोबाइल का जमाना नहीं था उस वक्त। अगर मोबाइल का जमाना होता तो आज मेरे पास शायद कनेक्ट होता सबके साथ। मैं कभी किसी से मिल नहीं पाया फिर। तो ये दिन गुजरे,
पर हाँ एक चीज है, मैं कभी एक जो माइंड का हैक है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज आपको तोड़ती है हमेशा ना वो ये है कि आपको ये पता ही नहीं कि ये दिन कितने दिन चलेंगे। ये फुटपाथ की कहानी आपकी 10 दिन की है, 15 दिन की है। आप दुनिया का बड़े से बड़ा स्ट्रगल, अगर आप एकेडमिकली पढ़ रहे हो या कुछ भी आपको पता होता है कि अच्छा ठीक है हम मेडिकल कर रहे हैं, 3 साल ये खत्म करेंगे, 5 साल मेडिकल करेंगे, 2 साल रेजिडेंसी करेंगे, एमडी करेंगे। आपको टाइम फ्रेम पता होता है। जहां टाइम फ्रेम नहीं होता ना ऋचा, वहां बड़ी मुश्किल होती है कि आपको पता ही नहीं है कि ये फुटपाथ आपकी जिंदगी में 1 दिन के लिए है, 1 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, 50 साल के लिए है, हमेशा के लिए। जो लोग आपसे मिलते हैं वो आपको सबसे पहले यही तो बताते हैं ना, सब यही एक बात बताते हैं कि अरे यार बहुत लोग आए गए इसी फुटपाथ पे, क्या कोई पूछता नहीं है, ये बंबई है। ये वाली बात आप इतना सुनते हो कि ये बंबई है, कोई पूछता नहीं है। मैंने अपने अंदर ये बात कभी जाने नहीं दी कि ये बंबई है, यहाँ कोई पूछता नहीं है। मैंने कहा बंबई मुझे पूछेगी, क्योंकि मेरे पास कुछ है बंबई को देने को, हिसाब बराबर का है। ऐसा नहीं कि मैं बंबई को लूटने खसूटने आया हूँ, मैं बंबई को कुछ देने आया हूँ। आई हैव समथिंग टू ऑफर। और उस वक्त मुझे याद है मैं अपने आप से बात करता और बात करते हुए लिखता कि मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है। ऐ वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। तो वक्त तो अपना उधार चुकाएगा। और मैं जानता था कि ये हमेशा के लिए नहीं है, ये टाइम बाउंड नहीं है। मुझे पता नहीं कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, पर ये हमेशा के लिए नहीं है, मैं जानता था। मनोज, आपकी बात सुनकर ना एक चीज लग रही है, कई बार जब हम सफल हो जाते हैं तब तो ये बातें ठीक लगती हैं, लेकिन किसी को भी देखिए, मनोज वाजपेयी हो, अनुपम, जिसने भी इस शहर में आके संघर्ष किया, वो ये कहते हैं कि एक दिन तो ऐसा आया था कि लगा अब चलें वापस। ये हर एक की जिंदगी में आता है। क्या कभी वो दिन नहीं आया कि जब वो कि पापा ने रिटर्न टिकट के पैसे दिए हैं, वापस चलते हैं, इससे तो अच्छी गौरीगंज की जिंदगी थी, टीचर भी बन जाता, खाना तो खाता। बीच में कुछ दिन एक साहब के साथ, मुझे ये फुटपाथों के बीच का वक्त है, एक मेरे गांव के साहब और निकल आए, वहीं रहते थे वो, कुछ कॉन्ट्रैक्टर वगैरह थे। उनके साथ उन्होंने बोला कि ठीक है तुम सो जाया करो कहीं। उनके साथ में सोने लगा। चौल थी एक छोटी सी खोली टाइप की, और वहां मैं सो जाता। एक दिन का वाकया है जो मैंने आज से पहले कभी कहीं नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनकंफर्टेबल चीज है, सुनने वालों के लिए भी, सबके लिए भी, तो मैं कभी इसका जिक्र नहीं किया। पर हुआ था ये कि वो साहब बहुत बड़े शराबी थे। अब टू ईच हिज ओन, उनकी जिंदगी है, मुझे क्या फर्क पड़ता। तब यहाँ मुंबई में वो बार्स का जमाना था, वो डांस बार्स, हाँ डांस बार्स हुआ करते थे। वो रात में डांस बार से आते और रात में दरवाजा पीटते, किसी तरह अंदर आते, यहाँ गिरे हैं वहाँ गिरे हैं। एक दिन की बात है ऋचा, मैं सो रहा था रात में, तकरीबन 2-3 बजे की बात है। मुझे नहीं पता ये आप दिखा पाएंगे कि नहीं, पर वाकया निकला तो मैं बोलता हूँ आपको। और सोते सोते अचानक मुझे अपने चेहरे पे कुछ बहुत गरम गरम सा महसूस हुआ, बहुत गर्म, जैसे किसी ने कुछ गर्म पानी डाल दिया हो। मेरी नींद खुलती है, मैं चौंक के जागता हूँ गहरी नींद से 3 बजे के आसपास, और मैं देखता हूँ वो मेरे ऊपर बैठ के पेशाब कर रहे थे मेरे फेस पे। कि वो साहब ये भूल गए, शराब पी के आए, कि अच्छा बाथरूम का कल्चर तो होता नहीं है चौलों में, मतलब आपका एक खोली होती है, खोली के एक सेक्शन में ही छोटा सा इलाका होता है जिसको मूड़ी बोलते हैं, उस मूड़ी पे आप यूरिनेट वगैरह करते हैं। मैं उठा, मैं समझ नहीं पाया कि मैंने क्या किया है जिंदगी में ये डिजर्व करने के लिए कि कोई मेरे ऊपर पेशाब करे। फेस धुलना भी नहीं रहा मुझसे। आमतौर पे जो इमीडिएट आपका रिफ्लेक्स एक्शन है वो ये है कि आप पानी स्प्लैश करें। मैं बैठ के बस रोने लगा। मैं कहा ये क्या है? मैंने कहा बस सुबह का इंतजार, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, ये शहर अब मुझसे नहीं होगा, ये शहर मेरे ऊपर पेशाब कर रहा है। अच्छे घर का लड़का हूं, ठीक ठाक सी जिंदगी जी है, हमेशा कुछ कमी नहीं थी घर पे। इतनी बुरी हालत। ये वो दिन था जब मैं टूट गया था और तय कर लिया था कि अब सुबह की ट्रेन पकड़ के वापस। लेकिन जब सुबह हुई तो पहले तो मैंने वो घर छोड़ा और वापस फुटपाथ पे आ गया। ये फुटपाथों के बीच का एक छोटा सा अरसा था जब मैं तकरीबन 10 दिन के लिए वहां रहा। वापस फुटपाथ पे आया और वापस मुझे वो सब लोग मिले जिनको छोड़ के मैं गया था। तो मुझे लगा मेरी चॉइस गलत थी, मैं गलत इंसान के साथ चला गया। दुनिया बुरी नहीं है, ये शाम को फिर मेरे लिए जलेबी लाएगा, वो शाम को मेरे लिए फिर पपैया की चटनी के साथ समोसा लाके मुझे देगा और मुझे बोलेगा कुछ सुनाओ यार।
ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, तो मैं उस ज़िंदगी के बिना पर इसको क्यों जज कर रहा हूँ। मैं यहाँ रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये मुंबई अच्छी है, ये मुंबई बहुत अच्छी है, फुटपाथों वाली। तो ये कितना लंबा वक्त था, फिर काम कैसे मिलना शुरू हुआ, पहली कमाई कब? पहली कमाई का किस्सा तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। स्ट्रगल चल रहा था, कभी यहाँ चले गए, कभी मोबाइल फोन्स का ज़माना नहीं था। स्ट्रगल मतलब ऐसा था कि आप कुछ भी करके किसी से मिलना बहुत दूभर था, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि आपको जितने फसाड्स क्रॉस करके लोगों से मिलना होता था उतने तक तो आप पार ही नहीं कर सकते ना। किसी का मैनेजर है, किसी का कोई है, किसी का कोई है, आप कहाँ मिल पाओगे, किसी म्यूजिक कंपोजर से कैसे मिल पाओगे, किसी सिंगर से कैसे मिल पाओगे। तो ये ज़िंदगी चल रही थी और हम भी रिलेंटलेसली स्ट्रगल किए चले जा रहे थे। हमें तो अपनी इज्जत थी, हम तो हवाई किले बनाने के आदी थे। जो पत्थरों में जुबान ढूंढे हम वो चीज़ हैं दोस्त, जो पत्थरों में जुबान ढूंढे हम वो चीज़ हैं दोस्त, है मर्ज ख्वाब सजाना तो हम मरीज हैं दोस्त। हमें कहानियां लिखने दो बहते पानी पे, ये बेवकूफ़ियां हमको बहुत अजीज हैं दोस्त। तो ये बेवकूफ़ियां मैं सुबह से शाम तक करता था। क्योंकि एक सवाल ये आ रहा है कि साइंस ग्रेजुएट तो थे, बहुत लोग ये कहते हो कि भाई नॉर्मल साइंस ग्रेजुएट की नौकरी एग्जैक्टली 2-4 हज़ार 5 हज़ार तो कमाई लोगे। बहुतों ने बोला मुझे कि यहाँ ट्यूशन पढ़ा लो, पढ़ने में अच्छे हो यहाँ। मैंने कहा नहीं, कोई ये ट्यूशन ही पढ़ाना होता तो हम गौरीगंज क्या बुरा था हमारे लिए। और मैं एक बात जानता था और इसका डर भी था मुझे कि ये राइटिंग बहुत सीरियस जॉब है, क्योंकि सच बात यही है कि जो कमर्शियल राइटिंग है उसका पूरा का पूरा गेम यही है कि मैं आपको फील करा दूं कि ये तो आप भी कह सकते थे। अगर मैं ये नहीं फील करा पाया तो मेरा गाना आप सुनेंगे नहीं, फिर मेरा गाना फ्लॉप है। लेकिन आप उस ट्रिक में कैसे आ रही हैं, आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि ये इतना सिंपल लिखना और एक ऐसी चीज लिखना जो कि करोड़ों लोगों से कनेक्ट कर जाए, ये कितना मुश्किल काम है। मैं कहां कहां से गुजरा हूंगा ये एक थॉट लाने के लिए कि यहीं डूबे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे, यहीं मरना और जीना, यहीं मंदिर और मदीना, गलियां तेरी गलियां। खैर, तो इन्हीं स्ट्रगल के दिनों में एक दिन मैं भटकता भटकता, एक म्यूजिक मास्टर एक बुक हुआ करती थी, उसमें बहुत सारे लोगों के फ़ोन नंबर और एड्रेसेस भी हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, तो वो एड्रेस मैंने देखा, मैंने कहा मैं कहाँ हूँ इस वक्त। मैं हूँ इस वक्त बांद्रा में, किसी काम से गया था। मैंने कहा बांद्रा के आसपास कौन है, गोला मारना शुरू किया, निकले अनूप जलोटा, शिवाजी पार्क। मैंने कहा चलो उनके पास चलते हैं। चले गए वहाँ, उनके सेक्रेटरी हैं भरत, अभी भी हैं। तो नीचे अनूप जी का ऑफिस है, तो मैं पहुंचा और मैंने कहा अनूप जी से मिलना है। बोले आपका अपॉइंटमेंट है, टाइम वाइम लिया है? मैंने कहा नहीं, कुछ लिया नहीं है। नहीं अनूप जी तो मतलब व्यस्त हैं, आप टाइम लेके आइए। मैंने कहा देखो यार, टाइम कौन देगा मुझे, भरत मिला दो। तो भरत कह रहे लेकिन मैं कैसे बोलूँ उनको कि ऐसे ही भेज रहा हूँ आपको। मैंने कहा उनको एक काम करो, ये बोल दो कि अमेठी से कोई आया है। अमेठी का कार्ड बहुत चलता था हमेशा और आज भी चलता है। अमेठी मतलब आप कुछ तो आप बताओगे ना कि आप में क्या स्पेशल है। आप ऐसे कैसे कनेक्ट करोगे, आप अपनी पोइट्री सुनाने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। आप कितने बड़े तोप और तुर्रम खाओ, ये तो बात की बात है। अभी हम आपसे क्यों मिले, अभी हम आपको 10 मिनट क्यों दें, अभी हम आपको चाय क्यों पिलाएं, क्योंकि मैं अमेठी का हूं। तो एक्चुअली ये चीज उन्होंने फोन किया और अनूप जी को बोला कि कोई अमेठी से आए हैं, मनोज मुंतशिर मिलना चाहते हैं आपसे। अनूप जी ने कहा भेजो। मेरी लॉटरी लग गई। अनूप जी का उस वक्त पैर टूटा हुआ था, उनको फ्रैक्चर हुआ था और बैठे हुए थे और मुझे देख के बोले आइए आइए, अमेठी तो मेरा जाना हुआ है। और ये वो बातें शुरू हुई। फिर कहने लगे हाँ बताइए क्या लिखते हैं आप। मैंने अनूप जी को देखा और मुझे अचानक ध्यान आया कि भाई मैं आ तो गया यहाँ, लेकिन ये जो गाते हैं वो तो मैं लिखता ही नहीं हूँ क्योंकि ये गाते हैं भजन, मैं गजल वाला आदमी, शायरी वाला। यार बड़ी गड़बड़ हो गई, पर ये मौका नहीं चूक सकते, अनूप जलोटा मुझे मिल रहे। तो मैंने कहा अनूप जी भजन लिखता हूँ। तो मैंने कहा भजन लिखते हैं, सुनाइए कुछ। मैंने कहा अनूप जी काम करिए, मैं मतलब आपको लिख के आप खुद पढ़िए, मैं क्या सुनाऊँ आपको, मैं आपको देता हूँ, आप पढ़िए, आपको उसका ट्यून और मीटर खुद ही समझ में आएगा। हाँ ये भी अच्छा है, आप लिख के दीजिए। मैंने कहा चाय मंगाइए, जब तक चाय। और वाकई चाय की इतनी बुरी लत थी कि मैं चाय के लिए वाकई किसी के आगे गिड़गिड़ा सकता था। तो अपने सर्वेंट को बोला कि भाई जरा चाय ले आओ सर के लिए। अब चाय आ रही है, मेरा चैलेंज आप देखें कि जब तक चाय आ रही है तब तक मुझे ओरिजिनली कुछ लिख देना है। ऐसा नहीं कि मैंने कभी लिखा है, मेरे दिमाग में है, मुझे याद करके मेमोरी से। मैंने कहा यार चाय बनने में 10 मिनट लगेगा, उस तक मेरी पोल खुल जाएगी। तो रियल टाइम में लिखना नहीं होता है, रियल टाइम में। तो मैंने जय रघुनंदन जय सियाराम टाइप का कुछ लिख डाला और एक पन्ना लिख दिया। याद नहीं है आपको? ये तो लाइन याद रहेगी, जय रघुनंदन जय सियाराम, ये मुझे उसका हुक याद रह गया। तुम ही हो मेरे चारों धाम, ऐसे कुछ लिखा होगा जो काफी दिमाग में आते चले गए। ग्राम धाम शाम प्रणाम संग्राम,
हर लो जीवन संग्राम, तुमको प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ये सब मैंने ये लिखा, तब तक चाय आ गई। चाय आई, अब मैं चाय इस तरह से मैंने पीनी शुरू की, क्योंकि जैसे अनूप जी के हाथ में पेपर जाएगा, अनूप जी को मेरी औकात पता चल जाएगी, मेरी पोल खुल जाएगी, और ये चाय पिए बिना मुझे कहेंगे अच्छा ऐसा कीजिए आप जाएं, आप तशरीफ ले जाएं। तो मैं सड़ा चाय पीने लगा, कम से कम चाय और 2 बिस्किट खा लूं तो मेरा दिन शाम तक का मैं फ्री हो जाऊं, वरना कहां मुझे कोई चाय देगा और कहां 2 बिस्किट कोई देगा। अनूप जी ने पेपर लिया, मुझे पढ़ रहे हैं, जय रघुनंदन जय सिया राम। कुछ और भी लिखते हैं आप? मैंने कहा और मतलब एक ही भजन लिखा है और भी लिखे? मैंने कहा नहीं और भी है। तो अच्छा दीजिए और दीजिए। बिस्किट खाते खाते एक और लिख डाला मैंने और उनको वो दिया। अनूप जी इसको पढ़ रहे हैं, फिर कहते हैं अकाउंट है ना आपका बैंक में? मैंने कहा बैंक में अकाउंट? मैंने कहा नहीं अनूप जी अकाउंट तो नहीं है। तो अकाउंट पे चेक नहीं ले सकते आप? तो कह रहे हैं अच्छा एक काम कीजिए, ये बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक है, यहाँ से निकल के मैं आपको चेक दे रहा हूँ जो कि आपको वहीं कैश हो जाएगा। मैं 3 रुपये जेब में लेके घूम रहा था, बांद्रा से दादर पैदल आया था, बस से नहीं आया था मैं। बांद्रा से शिवाजी पार्क का डिस्टेंस कितना होगा, जितना 6-7 किलोमीटर तो होगा, पैदल चल के आया था। वो मुझे चेक देते हैं, मना क्या। उस चेक पे मैं अमाउंट देखता हूँ, लिखा हुआ है 3000। उस जमाने की बात है, ये 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। 3000 रुपये का चेक, ये मेरी पहली कमाई थी। मैंने देखा, मैंने कहा या तो ये बहुत दरिया दिल है और या तो इनको बिल्कुल समझ नहीं है पोइट्री की। दूसरी बात हो नहीं सकती थी क्योंकि वो अनूप जलोटा है, उन्होंने पूरी जिंदगी अच्छी पोइट्री गाई है, पूरी जिंदगी अच्छी शायरी सुनी है, तो दूसरी बात तो मुमकिन ही नहीं थी। मैंने चेक लिया और अब मेरी चाय थोड़ी सी बची हुई है। अब एक दिमाग में दूसरा स्ट्रगल चलने लगा कि यार ये हाथ में चेक आ गया है, अगर मैं चाय पीने के चक्कर में रहा और मैं रुका तो हो सकता है अनूप जी माइंड चेंज कर दें अपना। 3000 रुपये कौन देता है किसको, तो ये चेक वापस ले लें। तो मैंने चेक वहां छोड़ा, अनूप जी से भागते भागते दुआ बंदगी की मैंने, सर आऊंगा फिर आऊंगा सर। और मैं भागा लिफ्ट में, मैं बैंक पे गया। वो तकरीबन 15 मिनट का वक्त जो था, दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि ये चेक ऑनर होगा, मुझे पैसे मिलेंगे, या मुझे अनूप जी ने उल्लू बना दिया, मुझे कोई पैसे क्यों देगा। पूछा किसी ने मोल तो हैरान रह गया, अपनी निगाह में कोई कितना गरीब था। तो मैं अपनी निगाह में इतना गरीब था कि मुझे कोई 3000 कोई क्यों देगा। खैर मेरा नंबर आता है, मैं जाता हूं, मुझे 3000 रुपए 100 की 30 नोट मिलती और मैं हाथ पे लेता हूं, जेब में रखता हूं, कहता हूं यार लाइफ बन गई, बादशाह। भागा मैं वहां से। और उस वक्त तो बस का किराया मैं दे भी सकता था, इसके बावजूद पांव रुक नहीं रहे थे। इतना पेशेंस नहीं था कि मैं कहीं रुक के और बस का इंतजार करूं। मैं भागता, जब थक गया ना तो मैंने बस ली, खुशी के मारे भागा चला जा रहा था मैं। ये मेरी पहली कमाई थी। अनूप जी से अक्सर बातें होती हैं, मिलना मिलाना होता है, और हम दोनों इतना हंसते हैं इस बात पे। मैं उनसे आज तक पूछता हूं कि वो इतना अच्छा था क्या, हंसते हैं, कुछ जवाब नहीं। मैंने कहा अगर वो इतना अच्छा था तो आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? मतलब यू फेल्ट सो स्ट्रांगली फॉर इट कि आपने देखा और आपको इतना अच्छा लगा, तो भाई आपको रिकॉर्ड भी करना चाहिए था। कभी जवाब नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ हंसते हैं, अरे छोड़ो यार चाय पीते हैं, बैठो ना, बहुत दिन बाद मिले हो। ये शायद वाकई उनकी दरिया दिली थी। दैट इज अनूप जलोटा फॉर यू। मैं आपकी जिंदगी के 2 किस्से जानना चाहती हूँ। एक मैंने आपके एक वीडियो में देखा, एक का जिक्र नीलम ने किया, वो जूते जो खराब पहनकर आप किसी मीटिंग में गए थे, वो किस्सा क्या था? बारिशें जो हैं, मुंबई की बारिशें, खासतौर से मुंबई की बारिशें अमीर को और अमीर कर देती हैं, गरीब को और गरीब कर देती हैं। क्योंकि उस वक्त आपको बहुत एक इनफरादियत, आपको बहुत एक तफरीक दिखती है, एक डिफरेंशिएशन दिखता है कि अच्छा एक ये लोग हैं जो कारों में घूम रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो बसों में जा रहे हैं, जो भीग रहे हैं। कार वाले कहाँ भीगते हैं, निकले छतरी है। तो बहुत ज्यादा जो एक सामाजिक अलगाव है वो आपको मुंबई में बारिशों में दिखने लगता है। हम तो खैर कहाँ कारवार क्या सोचते। एक ऐसे दिनों की बात है, स्ट्रगल के टाइम की ही, मैं प्रोडक्शन हाउसेस जाता रहता था, कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया, भागता रहता था मैं। हमने मीरा रोड से जूते लिए थे सेकंड हैंड। वो जूते बड़ी बुरी हालत में थे, लेकिन अब थे तो जूते ही, किस तरह चल रहे थे। तो एक दिन वही जूते लेके मैं एक बहुत बड़ी कंपनी, जिसका नाम मैं ऑफिशियली नहीं ले सकता, और ऐसा भी नहीं कि अगर उस कंपनी में किसी ने मुझसे बदसलूकी की, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कंपनी का अप्रोच ऐसा है। लोग होते हैं, टू ईच हिज ओन, वो इंडिविजुअल एक सोच है। मैं जूते लेके अंदर पहुंचा और सिक्योरिटी वाला था, मैंने कहा संदीप जी ने मुझे बुलाया। अब उसने मेरे जूते देखे, जूतों में पानी फच 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 कर रहा था, भरा हुआ था। उसने बोला बाहर निकलो यहां से।
मैंने कहा संदीप जी ने मुझे, वॉचमैन था सिक्योरिटी वाला, बाहर निकलो, जूते लेके चले आए यहाँ, इतनी तमीज नहीं है तुमको। मैंने कहा सॉरी लेकिन मैंने टाइम लिया उनसे, मुझे ये अपमान ये बेइज्जती सब ठीक है, लेकिन मैंने किसी से बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है मुझे 20 मिनट का, अब वो टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए यहाँ। मैंने कहा मुझे एक बार, मैंने कहा सॉरी गलती हो गई मुझसे, आगे से नहीं आऊंगा मैं, मुझे आप एक बार मिला दो उनसे संदीप जी से, निकल जाओ बस, निकल जाओ, दोबारा दिखाई मत पड़ना यहाँ, भागो। ये भी वो मोमेंट था जब मुझे चार्ली चैपलिन का वो याद आया कि क्राइंग इन द रेन्स, ताकि कोई देख न ले, बारिशों में आप दिल खोल के रो सकते हो, इतना रो सकते हो कि आपको परवाह ही नहीं है, क्योंकि कोई पकड़ ही नहीं पाता कि आप रो रहे हो। तो ये ऐसे भी दिन थे। और मैंने उसी पे एक नज्म लिखी थी कभी कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। फिर भी नहीं किया था हमने जमीन का सौदा, वो नहीं लिखा जो हम लिखना नहीं चाहते थे। तमाम मौके आए ऐसे, तो ऐसे भी दिन आए ऋचा जब कि आपके सामने ऐसे प्रस्ताव आए कि आप ठीक लिखते हैं, आप लिखिए और नाम हमारा जाएगा, हम आपको इतने पैसे देंगे। ये तो बहुत होता है। हाँ, अच्छे खासे पैसे की बात कर रहा हूं मैं घोस्ट राइटिंग के लिए। मैंने कहा नहीं माने कभी, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे ही फुटपाथों पे सोता रहूंगा, मैं भूखा जागूंगा, भूखा सोऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे का बाप कोई और नहीं होगा, वो मैं ही रहूंगा। फिर भी नहीं किया था हमने जमी का सौदा, फिर भी नहीं किया था हमने जमी का सौदा, दो चार आसमान तो कदमों पे गिर पड़े थे। तो कुछ चीजें कभी नहीं बदली, कुछ जो वैल्यूज थी वो इसलिए नहीं बदली क्योंकि अब सही गलत मैं नहीं कह रहा हूं, पर ये वो वैल्यूज हैं जिनको लेके मैं बड़ा हुआ हूं, जिनको लेके मैंने इतनी लंबी जिंदगी जी है। वो जिसे लिख के शर्म आ जाए ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या, वो जिसे लिख के शर्म आ जाए ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या, शोहरतें भी हैं जरूरी लेकिन शोहरतों के लिए बिक जाऊं क्या। वाह। तो कुछ चीजें संभाल के रखी, और ये फटे जूतों की कहानियां हैं जो आज, और मेरी कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए नहीं कि मनोज मुंतशिर की कहानी है, इसलिए नहीं कि मनोज मुंतशिर ने कुछ अचीव किया, हमने क्या अचीव कर लिया, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग क्या क्या अचीव करते हैं, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि सपने देखने की हिम्मत मिलती है। मुझ में ऐसा कुछ नहीं था ऋषा, कुछ नहीं था जो किसी एक आम लड़के में नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन एक सुपर पावर की तलाश थी और वो सबके अंदर है। किसी के अंदर लिखने का होगा, किसी के अंदर गाने का होगा, किसी के अंदर इकोनॉमिक्स समझने का होगा, कोई मैथ्स का होगा, कोई, हर किसी को देके भेजा है ऊपर वाले ने। एक भी गलती ऊपर वाले से नहीं होती, गलतियां हम जैसे लोगों से होती हैं। हम कुछ बनाते हैं, कुछ बिगड़ जाता है, कुछ अच्छा बना, कुछ खराब बना। हमने कोई गाना अच्छा लिखा, कोई गाना खराब लिखा, उसने कोई गाना खराब नहीं लिखा है, उसने हम सबको लिखा है ना, सबकी कहानी अच्छी लिखी है, हम सबकी कहानी अच्छी लिखी है। बस कभी ऐसा होता है कि एक मोमेंट आता है कि आपको ऊपर वाले से कलम लेके बाकी कहानी खुद लिखनी पड़ती है। तो वो बाकी की कहानी जो लिख पाते हैं, जो ऊपर वाले को कहते हैं कि बस ठीक है आपने यहां तक लिखा, बहुत अच्छा, बाकी हम लिखेंगे। मेरे साथ ये था कि मैं हमेशा एक बात जानता था, बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड था, मैं देखता था कि मेरी फैमिली को कभी सेकंड लुक कमांड नहीं करती थी। मेरी फैमिली कौन है, पंडित जी हैं, मैडम कौन है, ये प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, कभी सेकंड लुक कमांड नहीं किया। कभी किसी ने हमें इस लायक नहीं समझा कि किसी जलसे में, किसी खास किसी आयोजन में हमें भी फ्रंट रो या सेकंड रो पे बिठाया जाए हमारी फैमिली को। मुझे हमेशा लगता था कि यार मेरे डैड, मेरे पापा ये पीछे क्यों बैठे हैं, ये जमीन पे ही क्यों बैठे हैं, आखिरी की कुर्सी पे क्यों बैठे हैं, ये पहले वाली कुर्सी किसके लिए, ये लोग कौन है जो पहली कुर्सी पे बैठते हैं, और ये पहली कुर्सी पे हम क्यों नहीं बैठ सकते। सपने कितने बड़े थे। ये तय कर लिया था कि इंसान का पैदा होना उसके वश में नहीं है, आप कहां पैदा होते हैं, लेकिन आप कैसे पैदा हुए हैं ये आपका मुकद्दर तय करता है, आप कैसे मरेंगे ये आप तय करते हैं। और ये मैंने तय किया था कि मैं जैसा पैदा हुआ हूं वैसा मरने को तैयार नहीं। और ये किसने कहा था कि जब तक बैठने को ना कहा जाए तब तक खड़े रहो? अमिताभ बच्चन। क्या आपके साथ भी ये हुआ था? क्योंकि मैंने देखा एक अवार्ड फंक्शन में आप ये कह रहे थे, तो मैं ये सोच रही थी कि ये क्या इनके साथ असली जिंदगी में हुआ है? हमेशा होता है, हमेशा होता था उन दिनों क्या है ना कि आप कमरे में जहां 100 लोग हैं, आप सबसे इनविजिबल आदमी हो, आप कैमोफ्लेज हो जाते थे। दीवार का जो वॉलपेपर है उसके साथ आप भी मिल गए, आप मैटर नहीं करते।
और ये जो चीज़ है ना कि मैं मैटर करना चाहता हूँ, और मैटर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास सचमुच कुछ है देने के लिए। ये जितने बड़े बड़े लोगों ने यहाँ बैठ के इतनी सारी बातें की हैं, मेरे पास भी कुछ कहने को है, पर मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये अवार्ड्स का या जो थोड़ा बहुत आपको माली कामयाबियाँ मिलती हैं, जो हिट्स और फ्लॉप्स और चार्ट्स पे आपके गाने रूल करते हैं, इसका कोई और फायदा नहीं है। इसका एक ही फायदा है कि आपको इतना अप्रूवल मिल जाता है कि आप अपनी बात कह पाएं, और वो बड़ा होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं तेरी गलियां के पहले अच्छा नहीं लिखता था। मेरा 40वां गाना था तेरी गलियां, 40th सॉन्ग। और इसीलिए ऋचा 39, मुझे आज तक वो दिन नहीं भूलता। मैं और नीलम, एक होटल है यहाँ बगल में हमारे, और हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। टेलीविजन पे हम बहुत कुछ अच्छे से सब कुछ चल रहा था। हम यहाँ बैठ के डिनर कर रहे थे, और मुझे अंकित का मैसेज आया, अंकित तिवारी। हाँ, अंकित ने मैसेज किया कि भैया ये रिकॉर्ड किया है आपका गाना, देखो कैसा लग रहा है। तो 39 फ्लॉप गाने देने वाले इंसान को कहीं कहीं ये भी लगता है कि यार यहाँ शायद मेरा नंबर नहीं आएगा। तो मैंने ऐसे ही गाना प्ले किया, यहीं डूबे दिन मेरे, सुना। मैंने नीलम को कहा, मैंने कहा देखो भाई हमारा 40वां फ्लॉप है ये, मुझे आज तक ये दिन याद है। मैंने साइड में रख दिया फ़ोन, मैं खाना खाने लगा। मैंने कहा खाना एंजॉय करो, कल सुबह शूट पे निकलना है अर्ली मॉर्निंग। ये थी मेरी ज़िंदगी। और अचानक मैं क्या देखता हूँ कि सब बदल गया। वो गाना रिलीज़ होता है, वो गाना रिलीज़ होने के बाद 4-5 दिन के बाद मैं इन ऑर्बिट में CCD पे बैठकर कॉफ़ी पी रहा था, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ कॉलेज के बच्चे गिटार पे गा रहे हैं। तो मैंने कहा मतलब ये इतना पहुँच गया अंदर तक कि बच्चे गा रहे हैं इसको, तो ज़रूर इस गाने में कुछ बात होगी। वहाँ से लाइफ बदलनी शुरू हुई। और ये लाइफ बदलने वाला जो मामला है ना, लाइफ ज़रूर बदलती है। मतलब ज़रूर, जैसे कि दिन के बाद रात का आना तय है, रात के बाद दिन का आना तय है। जो मुझे आके ये कहता है ना कभी, और मैं किसी के स्ट्रगल को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी मुझे कहता है कि अरे यार आपकी तो किस्मत थी, किस्मत मेरी रही होगी, लेकिन मेरी किस्मत में ये लिखा था कि बिना हार्डवर्क किए कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ आपने अधूरा छोड़ा, इसीलिए आप कामयाब नहीं हुए, कुछ रह गया आपसे। आप इंट्रोस्पेक्शन करो, आप वापस जाओ, तो वक्त तो बदलता ही है। मुझे एक दिन याद आता है, मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी जिसके मैंने गाने लिखे थे। 2005 की बात है, और उस पिक्चर का नाम था यू बॉम्जी एंड मी। अब देखें, कोई फिल्म छोटी और बड़ी बनते वक्त नहीं होती, बनते वक्त हर फिल्म बड़ी होती है। फिर वो चली नहीं चली, इसको कितनों ने देखा, कहां तक पहुंची, उससे वो छोटी हो जाती है। पर जब हम काम कर रहे होते हैं, हमें लगता है वाह। और मेरे पास कौन सा ऑप्शन था, मेरी तो पहली पिक्चर थी। मुझे यूनिवर्सल म्यूजिक तब प्रोड्यूस किया करता था फिल्में, उनकी फिल्म थी, मैं बड़ा खुश था। मैं दीपक को मैंने इसीलिए खासतौर से बुलाया था अमेठी से कि तुम आ जाओ और मेरी पहली पिक्चर रिलीज हो रही है, हम साथ में चलेंगे देखने। 24 कैरेट जोगेश्वरी में एक थिएटर है, तो वहाँ हम पहुँचे और टिकट विंडो थी। तो मैं टिकट विंडो पे लगा, दीपक और नीलम मेरे साथ। मेरी छाती चौड़ी थी कि भाई आज मैं पहली बार अपनी पिक्चर का टिकट लेने आया हूँ, खुद की फिल्म है मेरी। मैं जाता हूँ, टिकट विंडो वाले को मैंने बोला, 10:30 का शो था, तो मैंने बोला 3 टिकट, यू बॉम्सी एंड मी। कह रहा सर साइड में हो जाओ। मैंने कहा साइड में क्यों? सर 3 लोग के लिए पिक्चर नहीं चलाएंगे, कोई और आ गया तो देखेंगे। 3 लोग के लिए पिक्चर नहीं चलाएंगे। उस फिल्म को देखने के लिए सिर्फ 3 लोग वहां मौजूद थे। ये भी वो मोमेंट था जब एकदम लगा कि यार ये कैसी दुनिया है, कितना टूटना पड़ेगा। मेरा एक शेर था कि नाम था एक, रख लिया था बस यूं ही, क्या ये सारी जिंदगी ढूंढना पड़ेगा। नाम था एक, रख लिया था बस यूं ही, क्या ये सारी जिंदगी ढूंढना पड़ेगा। और कितना टूटना बाकी बचा है, और कितना मुंतशिर होना पड़ेगा। तो खैर, हम अपनी पहली फिल्म थिएटर में देख ही नहीं पाए क्योंकि हमें टिकट नहीं मिला। 2005 की बात है। 2016 पे आते हैं। 2016 में मेरी एक फिल्म फिर रिलीज हुई, और फिर मैं और नीलम टिकट के लिए तरसते रह गए, हमें टिकट नहीं मिला। उसका नाम था बाहुबली 2। हम फिर जाते हैं मोबाइल पे, टिकट्स चेक करना शुरू करते हैं। 1 हफ्ते पूरा बुक, अगला हफ्ता पूरा बुक। और मैं देख रहा था और मुझे फिर से रोना आ रहा था, और मैं सोच रहा था फिर मुझे टिकट नहीं मिल रहा है, पर इस बार वजह दूसरी है। क्या बात है, क्या बात है। दिस इज हाउ लाइफ चेंजेस। टिकट तब भी नहीं मिला, टिकट अब भी नहीं मिला। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा पहले ले जाती हूँ। फिल्मों के गाने रिलीज होने से पहले करोड़पति आप बन गए थे, और उसकी शुरुआत कौन बनेगा करोड़पति से हुई थी। खुश आप बहुत नहीं थे क्योंकि आपका अल्टीमेट एम तो फिल्मों में गाने लिखना था, लेकिन शुरुआत लिखने की या आपकी पहचान की वहां से हो गई थी। जी नहीं, बच्चन साहब वाज
वेरी काइंड। मैं उनसे जब मिला था तो वही बड़ी फटिहाली में ही उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और मुझे आज भी याद है कि जब आपने तो खुद उनके साथ काम किया है, आप जानती हैं कि वो बात कैसे करते हैं। मुझे एक प्रेजेंटेशन था JW मैरियट में, जहां मुझे बोला गया कि अमिताभ बच्चन से मिलना है, और मैं दूल्हा बन के जितना थोड़ा बहुत मेरे पास थे कपड़े वपड़े, सेकंड हैंड कपड़े खरीदते थे हम तो। ये कब की बात है? ये 2002 या 3 की होगी। तब तक स्ट्रगल चल रहा था? हाँ, स्ट्रगल तो चल ही रहा था ना। तो किसी तरह कपड़े वपड़े खरीद के किसी तरह पहुंच गए। अमिताभ बच्चन से मिलना, कोई काम वाम नहीं चाहिए था, अमिताभ बच्चन से मिलना है। मैरियट में मेरी मीटिंग फिक्स हुई, मैं मिस्टर बच्चन से मिलने गया। नीचे एक बैंक्वेट हॉल है, एक डबल काउच था और एक सिंगल काउच वहां रखा हुआ था। तो डबल काउच के कॉर्नर पे मिस्टर बच्चन बैठे थे और बहुत सारे प्रेजेंटेशंस थे। तो मैं कॉर्नर में ऐसे खड़ा रहा, बस मैं देख के मेस्मराइज हूं कि ये कौन है, ये अमिताभ बच्चन है। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती। बच्चन साहब ने अपेरेंटली मेरा कुछ लिखा हुआ कहीं सुन लिया था। एक शो लिखता था मैं, यात्रा, तो वो उनको बड़ा पसंद था, ऐसा मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि बुलाओ जो भी है। तो मैं गया, मुझे वो काउच पे बच्चन साहब उठे और बैठ गए फिर मुझसे मिलने के लिए। हाँ बुलाओ। मैं वो काउच पे बगल में बैठा जाके, बताओ क्या लिखते हो? लाइक दिस क्लोज आई कुड फील हिज ब्रेथ ऑन माई फेस। और शेर है ना वो, बाघ वाली उनका अपीयरेंस और कैसा है प्रेजेंस, उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। वो इस बिल्डिंग में आ जाएं और आपको नहीं पता कि अमिताभ बच्चन आए, कुछ यहां हिलेगा, कुछ थरथराएगा, ऐसी उनकी मौजूदगी है। मैं गांव का लड़का, मतलब मैंने लाइफ में ये देख के पले बढ़े उनको देखकर। हाँ, मतलब मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं, ऐसे देख रहा हूं। उनके सामने बोलती बंद हो जाती है। तो कह रहे हैं सुनो क्या लिखते हो? अब मुझे कुछ पता नहीं, तब तक तो मुझे टीवी शो लिखना भी नहीं आता था, मैं तो गाने वाने लिखता था। लेकिन पता नहीं क्या 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 ज्ञान दुनिया भर का, थोड़ा बहुत ओशो पढ़ा था, थोड़ा बहुत ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, कुछ बोलता गया, भाएं भाएं बोलता गया, मतलब सेंसलेस नॉनसेंस। लेकिन 5 मिनट कंटिन्यूअसली बोला है मैंने और वो सुन रहे थे। एक बार अचानक बीच में बोले, बस रुको, तुम्हारी भाषा अच्छी है। और ये वो मोमेंट था ना जब मैं समझ गया अब मैं खाली नहीं जाऊंगा इस शहर से। मुझे अमिताभ बच्चन ने बोला है, ही इज द गॉड ऑफ लैंग्वेज। हिंदी इनसे अच्छी कौन बोलता है? अगर ये मुझे कह रहे हैं तुम्हारी भाषा अच्छी है, आई वॉज राइट अबाउट माई सेल्फ, मैं सही था। इतनी सी बात हुई है। उन्होंने ये नहीं बोला कि यू आर हायर्ड और एनीथिंग, बस ये पूछा कहां से हो, तो मैंने कहा इलाहाबाद से। मेरा भी ना उस वक्त पता नहीं कहां क्या शैतान सवार था मेरे मन पे। मैंने कहा इलाहाबाद से। इम्प्रेस मत करो, सही बताओ। मैंने कहा सर मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूं, मैं हूं अमेठी का। हाँ तो ऐसे बोलो ना, अमेठी के हो, इलाहाबाद क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा सर मैं अमेठी का हूं। ठीक, जाओ। मैं निकला, बस पकड़ी 79 नंबर। जब तक मैं उतरता जहां मैं रहता था तब तक मुझे फोन आता है, मेरे पेजर पे मैसेज आता है बाबू का कि ही इज लव्ड योर वर्क, वेलकम ऑन बोर्ड। क्या बात है। और ये वो टाइम था जब मैंने अचानक रातों रात जिंदगी बदलते देखी कि वो आदमी जिसके लिए 5 रुपए बड़े हुआ करते थे, उन दिनों कैसे आपके पेजर पे एक मैसेज आता है और आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि इस मैसेज की परिणति किसी काम के तौर पे होगी। आपको तो इस बात की खुशी है कि आप लेजेंड से मिलने जा रहे हो और आपको काम मिलता है। और काम के बाद जब आपके सामने एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट आता है और आप इस पर देखते हो कि जो फिगर लिखा हुआ है, आपको लगता है ये ऐसा थोड़ी है कोई आपको इतने पैसे देगा, ये आपको उल्लू बना रहा है, इस पर लिखा है पर मिलेगा नहीं। और जब जो लिखा है वही आपको मिलता है एंड यू रियलाइज दैट यू आर मेकिंग 30,000 अ डे। 2 एपिसोड आप शूट करते हो, 15,000 रुपए एक एपिसोड के मिलते हैं। तो सब चीजें पर्सपेक्टिव में आनी शुरू हो जाती हैं और फिर आपको पता चलता है कि ये जो था ना, ये पूरा का पूरा ये नेचर की कॉन्स्पिरेसी थी। आपको राइटर बनाना, आपको उस तरह का पागलपन देना, आपको शब्दों की तरफ खींचना, वो मिर्जा गालिब का मिलना, वो पापा की टूटी हुई संदूकची में, वो मौलाना साहब के पास जाना मस्जिद में, उनसे कहना कि उर्दू सिखा दो, उनका बोलना कि 2 रुपए की किताब उठाओ और यहाँ बैठ के सब कुछ एक साथ जुड़ना, सब कुछ पर्सपेक्टिव में आना शुरू होता है। एंड देन यू रियलाइज दैट ओके आई वॉज मेंट टू बी हियर एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। उसके बाद से रुकिए, मैं यहाँ रोकती हूँ, आपको कुछ सुनवा देती हूँ पहले, जहां से जर्नी स्टार्ट हुई है। दोस्त मनोज कैसे हो? बहुत दिन हो गए मिले। अब तो हम मुंबई से दिल्ली आ गए, पर तुम फिल्मों में काम करने लगे, गाने लिख रही हो, डायलॉग लिख रही हो, स्क्रिप्ट्स लिख रही हो। हमारे टेलीविजन स्क्रिप्ट राइटर्स में से तो तुम
एक तरह से बाहुबली बन गए हो. But I'll always remember the first time we met and worked together, and that was KBC Dvitiya, or 15 years back with Amitabh Bachchan. You wrote for a handful of episodes on that season, and then of course for the season with Shah Rukh too, you wrote a bit. But for me, what's always marked you out is your way with words. Because you not only need a command with a language to be able to express thoughts and feelings expressively, but you also need to know the music of the spoken word. And you've always had all of those. Look at the way he talks. And to my mind, from all the projects that we work together, you put that to work best, most effectively, most sensitively, most poetically in Sach Ka Samna. Sach Ka Samna, yes, Babu. Now, of course, you've moved on to bigger and better. And that's fantastic. More power to you. But I hope you'll always keep your feet on the ground. You won't let the pursuit of fame and awards and riches derail you. I hope what you will continue to do is make our minds and hearts soar and sing. Enjoy your chat with Richa on Zindagi with Richa. All the best. Rajat, thank you for this. You have no clue what you just showed me. Babu said just keep your feet on ground, and I have to tell him one thing, that I will never lose my grounding because I have learned and I have worked with legends like him. He is an institution. He is someone who has taught me so much. अगर मैं आपको बताने पे आऊँगा तो, और taught मतलब ऐसा बैठा के नहीं कि बैठाया और बात करनी शुरू की. The way he used to conduct himself, the way Babu used to walk, the way Babu used to enter the sets, the way Babu used to handle a situation. इनके साथ तो मैं स्पेन भी घूम के आया, मैड्रिड गए हम लोग, हमने सच का सामना का पायलट शूट किया, और मैं देखता रहा कि सबसे ज्यादा क्राइसिस वाली सिचुएशन में एकदम कूल रहते हैं. मैंने बाबू का कभी स्माइल लूज होता देखा ही नहीं, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि सब बर्बाद हो चुका है और आसपास तबाही आ चुकी है. बाबू इज द सेम बाबू. एंड वन थिंग व्हिच ही विल नॉट टेल यू बट आई हैव टू टेल यू, ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड. ये उनमें से थे ना जिनके लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी मैटर नहीं करती. दैट्स व्हाई माई रेस्पेक्ट फॉर हिम हैज ग्रोन मेनी फोल्ड्स जब से काम करना शुरू किया है. आई टोल्ड यू वन थिंग कि जब मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट आया, इन्हीं का दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट देखा तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि इतने पैसे कौन देता है. 15,000 रुपए के एपिसोड के देगा. बट वो फीस थी, तो इन्होंने ये नहीं सोचा मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कि मनोज तो 1,000 पे लिखेगा, 500 पे भी लिखेगा. इसकी तो गरज है, इसकी जरूरत है. लेकिन नहीं है, इसका बजट है. अगर बजट 15 है तो मैं इसको 16 भी नहीं दूंगा, पर 15 है तो 15. So that's him. And absolute privilege to have worked with him. Thank you बाबू, thank you for being in my life. और हम बड़े प्यार से इनको बाबू बुलाते हैं. जी, तो अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ से फिर आपके पास टीवी शोज आते चले गए, केबीसी के बाद सच का सामना का. बाबू के साथ ही बहुत कुछ किया मैंने, और बाबू ने कई शोज सीजन दर सीजन साथ में किया. केबीसी किया हमने, झलक दिखला जा शुरू किया मैंने, पहला सीजन मेरा लिखा हुआ था, दूसरा सीजन मेरा लिखा हुआ था, तीसरा सीजन मेरा लिखा हुआ था. सच का सामना किया, याद नहीं है, गिनती नहीं है कि मैंने और बाबू ने कितने शोज साथ में किए. टेलीविजन एक ऐसी दुनिया है जहां के आपको डिग्निटी तुरंत मिल जाती है, और डिग्निटी से मेरा मतलब पैसे से. यहां कोई आपको सताता नहीं, कोई परेशान नहीं करता. काम बहुत है, बहुत कुछ क्रिएट होना है. अगर आप में थोड़ा बहुत टैलेंट है तो यहां उतने जूते नहीं घिसने पड़ते आपको काम मिलना शुरू हो जाता है. एक बेसिक आपके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं, और इसलिए टेलीविजन बहुत खूबसूरत जगह है. टेलीविजन ना होना तो ये तमाम बड़े लोग जो आज फिल्मों में चमक रहे हैं, चमक नहीं सकते, बिकॉज ये उतने दिन रुक ही नहीं पाएंगे. मनोज मुंतशिर जैसा आदमी, अगर एक एग्जांपल लेता हूं, मैं 99 में मुंबई आता हूं, मैं 2014 में पहला हिट गाना लिखता हूं, 15 साल मुझे किसने रोके रखा. तो टेलीविजन के लिए हमारा जो मेरे थैंक यूज हैं वो बास्केट भर के हैं कि टेलीविजन ने रोक के रखा, संभाल के रखा मुझे तो याद है, मैं तो इतना टीवी लिखता था और मैं हाई स्पीड राइटर था टेलीविजन का, थैंक्स टू पीपल लाइक बाबू. आई यूज्ड टू वर्क विद ऑल द स्टार्स. वो चाहे बच्चन साहब के साथ किया, शाहरुख सर के साथ किया, अक्षय सर के साथ मास्टर शेफ इंडिया, वो भी मेरा ही शो था. उसके भी फर्स्ट 2 सीजन्स मैंने लिखे थे. तो इसमें पूरा जो एक माहौल बना वो ये बना कि अगर आपके पास शब्दों की ताकत है और सिनेमा में आपको हिट होने में थोड़ा टाइम है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहाँ आपके लिए काम भी है, यहाँ आपके लिए दाम भी है, सब कुछ है आपके लिए. अब वापस आ जाते हैं आपके गानों पर. गलियां आया, उसके बाद तो आई थिंक देयर वाज नो लुकिंग बैक. लेकिन एक पर्टिकुलर गाने का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि मैं कहीं इंटरव्यू में देख रही थी कि वो
कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, वो गीत दरअसल आपने फिल्म के लिए नहीं लिखा था। नहीं लिखा था। वो कहानी क्या है? मेरा बेटा आरू, ये इसने नया नया बोलना शुरू किया था, तोतली तोतली भाषा में, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल का रहा होगा। और ये हर हिंदुस्तानी घर का, मिडिल क्लास घर का एक है, हम सब के यहाँ होता है कि ये होता ही है, इसको कितना क्लीशे आप कह लें, पर ये हर आदमी करता है, बड़े से बड़ा आदमी करता है, उठा के बेटा तुमको ज्यादा प्यार कौन करता है, मम्मा या पापा? तो मैंने यही एक दिन सवाल आरू से पूछ लिया। आरू अपने मूड में था, मेरा दिन खराब था, उसने बोला मम्मा। तो मैंने कहा मम्मा, मुझे बुरा लगा। मैंने कहा चल बे, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं। ये मैंने बोला, और बोलने के साथ ना आपकी बॉडी आपको सिग्नल भेजती है। देयर इज अ ट्रूथ, देयर इज पोइट्री व्हिच इज इन योर बोन्स। कुछ झंझनाता है अंदर, कुछ झंकृत होता है। मुझे लगा कुछ मैंने बोल दिया है, कुछ ऐसा बोल दिया जो बन सकता है, जो बहुत मैजिकल है। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, उस पर लाइन लिख कर रख दी, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं। वक्त गुजर गया, मैं MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के गाने कर रहा था, पूरा एल्बम मेरा था। नीरज पांडे जी, भूषण कुमार जी, हम सब लोग टी सीरीज में बैठ के गाने पे लगे हुए हैं, माथापच्ची चल रही है। 2 गाने हमारे हो चुके थे, तीसरा गाना हमारा फंस गया था कि बिकॉज वो सिचुएशन हम क्रैक नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन नीरज जी बैठे हुए, भूषण जी बैठे हुए, मैंने कहा एक थॉट है मेरे पास, एक कुछ लिखा नहीं, मैंने पास एक थॉट है। सबने कहा बताइए। मैंने कहा कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं। इंस्टेंटली कमरे में माहौल बदल गया, मतलब पूरा टेक्निकलर माहौल हो गया, वो ग्लूमी से। सब बहुत अच्छा है। नीरज जी, ही इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। मनोज, इसको लिखिए आप, ये बहुत अच्छा है, इस पर काम करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने गाना लिखा। पूरा गाना लिखने के बाद हुआ ये कि धोनी साहब तक ये गाना पहुंचा, तो धोनी को ये लगा, और धोनी के साथ नीरज जी को भी ये लगा कि यार गाना तो हमने बना लिया बहुत खुश होके, पर धोनी का कैरेक्टर रियल लाइफ में ऐसा है नहीं कि वो किसी लड़की को जाके एकदम फ्लैम्बॉयंट तरीके से बोलेंगे कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे। दैट्स नॉट धोनी। थोड़ा फुल ऑफ माई सेल्फ लगता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। दैट इज नॉट धोनी। धोनी तो आप जानते हैं कितने सिंपल हैं और किस तरह की जिंदगी जीते हैं, वो बहुत अंडर एक्सप्रेस्ड हैं। तो ये बात हम सबको समझ में आई कि धोनी साहब की शख्सियत के साथ ये गाना मेल नहीं खाता है। हमने वो गाना डंप किया और हम लगे कुछ और बनाने, बहुत सारे गाने बनाए। पर हुआ ऐसा था कि उस शाम जब मैंने ये लाइन बोली थी, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं, इट रेजोनेटेड विद एवरीवन, और ये रह गया सबके साथ। तो मैंने कुछ भी दिया, उनको पसंद नहीं आया किसी को, और बात चलती गई, गाना हमारा स्टक हो गया। एक दिन नीरज पांडे जी केम अप विद अ वेरी ब्राइट आइडिया। ही सेड, मनोज गाना वही रखते हैं। मैंने कहा पर हम धोनी को कैसे कन्विंस करेंगे? नहीं, धोनी का प्रॉब्लम ये है ना कि धोनी खुद नहीं बोल सकते, पर उनके लिए तो कोई बोल सकता है ना। आई जस्ट ट्राई टू मेक अ सेंस ऑफ इट। पर मैं समझ पाया कि वो ये कहना चाहते हैं कि धोनी किसी लड़की को ये नहीं कह सकते कि कौन तुझे मैं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं, पर कोई लड़की तो धोनी को बोल सकती है कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूं। और आप सुने, ये कमाल की बात है, ये वो जमाना था जब फीमेल गाने चलते नहीं थे। आप स्टडी करें तो पिछले काफी दिनों से 2012-13 के बाद से संभव ऐसा हुआ है कि सारे गाने जो मेल गाने हैं वही चलते हैं। और ये हमारा वन ऑफ द मेन सॉन्ग्स था फिल्म का। तो जितने भी मार्केटिंग सब लोग बैठे हुए थे, सबको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा कि ये फिल्म का मेन गाना है। इट कैनॉट बी अ फीमेल सॉन्ग, इट कैनॉट बी। लेकिन वो गाना उन्होंने फिल्म में रखा, और जब वो गाना रिलीज हुआ तो मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि बहुत दिनों से हिंदुस्तान की लड़कियों को एक ऐसे लव एंथम की तलाश थी जो वो गा सके किसी के लिए, ना कि कोई उनके लिए गाए। तो वो तलाश आके रुकती है इस गाने पे कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं कर। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूं, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूं। तू हवा के जैसा चलता है, मैं रेत जैसी उड़ती हूं। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गीत है। लेकिन आप जिसको इतना प्यार करते हैं, उसका मैसेज सुनवा दिया जाए आपको। Hi Zindagi Life, I'm here to talk about my dad. There's a lot of stuff I need to tell you, so let's jump in. My dad is goofy, loving, charming, could make anybody laugh, and this is him. It's not like he's jumping into some character, you know, it's him. And my dad is also very cute. I like the way that he doesn't understand movies like Inception. Okay, I get it, that movie is complicated, but what about La La Land? He didn't understand that movie. So that's one of the things that make him special, intelligent and whimsical.
Now, last but the most important, my dad is my personal superhero. And if you know me, my favorite superhero used to be Batman, but now it's my dad. Not because of what he does, but because of what he is. I love you, Dad. Mwah. तूफान में एकदम। कदम कदम पे हारा हूं मैं, मेरी अकेली जीत हो तुम, मैंने लिखा जो अपने लिए वो सबसे प्यारा गीत हो तुम। बहुत प्यारा। ये पता नहीं मैं इसका हीरो हूं या नहीं, पर ये मेरा हीरो है। हाँ। इस समय ये जो मेरी शिकायत कर रहा है ना कि मुझे कुछ फिल्में समझ में नहीं आती हैं, वो इंसेप्शन टाइप की, भाई नहीं समझ में आती है। हम दीवार देख के बड़े हुए हैं, हम शोले देख के बड़े हुए हैं, साफ साफ समझ में आता है कि गब्बर ने ठाकुर का हाथ काटा, ठाकुर ने बदला लिया, सब समझ में आता है। ये क्या है, ख्वाब के अंदर ख्वाब, ख्वाब के अंदर ख्वाब, दिमाग का दही जनाब। अरु और मैं, हमारी जो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग है ना वो फिल्मों पे है। हम 1 घंटे लगभग दिन में साथ गुजारते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाता, पर एवरी डे सोने के पहले 1 घंटे हम कुछ देखते हैं जो हमारी कॉमन चॉइस का होता है। और अक्सर चॉइस कॉमन नहीं होती है, उसको कुछ और देखना है, मुझे कुछ और देखना है, तो झगड़े भी होते हैं। मनोज, मैं सोच रही थी 1999 में आप मुंबई आए, 2020 में हम बात कर रहे हैं, 21 साल। और होता क्या है, दुनिया आज के मनोज मुंतशिर को देखती है कि भाई गाड़ियां हैं, ऑडी है, मर्सिडीज है, लेकिन हमने इतनी देर में उस 21 साल के संघर्ष को कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश की है। अब मैं आपको कुछ मैसेजेस सुनवाने वाली हूँ, वो कहीं ना कहीं वो लोग आपके इस 21 साल के सफर के साथ ही रहे हैं, तो मुझे लगा आपके लिए शायद ये मैसेजेस स्पेशल होने चाहिए। बहुत स्पेशल होंगे, और मैं जानता नहीं आप किसके मैसेज सुनवाने वाली हैं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि ये 21 साल मुमकिन ही नहीं थे अगर कुछ लोगों ने वाकई रॉक की तरह मेरा साथ ना दिया होता। दुनिया का सारा टैलेंट, दुनिया की सारी प्रतिभा, दुनिया का सारा हुनर वाकई बेकार है अगर आपको कोई आके आपकी आंखों में आंखें डाल के ये नहीं कहता कि तुम आज हारे हो, कोई बात नहीं, कल जीतोगे। ये वो लोग हैं, और हम हैं, और हम हैं। तुम गिर भी जाओगे तो हम हैं। वो बहुत बड़ी बात है, और वो संघर्ष के दिनों में ज्यादातर लोगों को वो सुनने को नहीं मिलती, उसी को सुनने के लिए कान तरसते हैं। संघर्ष के दिनों में तो ऐसा होता है कि जब जेबें फटती हैं ना, तो उससे सिक्के बाद में गिरते हैं, रिश्ते पहले गिर जाते हैं। क्या बात है। तो फिर भी जो लोग रह गए उनमें कुछ तो बात रही होगी। चलिए सुनवाऊं आपको। अशोक भैया। नमस्कार मनोज, कैसे हो आप? अशोक भैया, बहुत खुशी होती है जब आपकी दिन ब दिन जो तरक्की हो रही है वो देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है। बहुत खुशी होती है कि हमारा एक अपना इतना तरक्की कर रहा है, इतना आगे बढ़ गया है कि सारी दुनिया में उसका इतना नाम हुआ है। और ख़ास करके खुशी इस बात की कि आपने हिंदुस्तानी शायरी जो है, उर्दू शायरी, हिंदी शायरी, इसको यंगस्टर्स में इतना मकबूल किया है, इतना पॉपुलर किया है। और आपने जो शायरी की है उसको इतना आपने आसान ज़बान, सिंपल ज़बान में लोगों तक अच्छी शायरी पहुंचाई है। तो वो देखते हुए यंगस्टर्स आपको फॉलो कर रहे हैं, इतने ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो इस बात की तो बहुत ही खुशी और उम्मीद बन गई है कि अच्छी शायरी जो है वो आगे आती रहेगी और आप लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे अच्छी शायरी लिखने के लिए, और शायर भी आपको देखा देखी आएंगे। और मुझे वो दिन याद आ रहा है जब नई मुलाकात हुई थी हमारी, तो आपने बताया कि मैं शायर हूँ, तो मैंने आपके साथ काम शुरू किया। एक दो गज़लें हमने रिकॉर्ड हुई हमारी आपकी, और वो काफ़ी लोगों ने पसंद की। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने एक आपको सलाह दी थी और वो आपने मानी। वो जो सलाह थी, मैंने यही कहा था कि जो काम मिल जाए यहाँ पर आपको, एज अ स्क्रिप्ट राइटर मिल जाए, एज अ पोएट मिल जाए, एज अ डायलॉग राइटर मिल जाए, तो आप उसको करें, क्योंकि इंडस्ट्री में आने का पहला आपको कदम जो है, वो कोई भी काम मिल जाए तो उससे आप एक कदम अंदर रख लेंगे इंडस्ट्री में। और वाकई एक बात सही साबित हुई। आपको देख करके बहुत गर्वान्वित होता हूँ, प्राउड फील करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। अशोक खोसला जी। अशोक भैया उन लोगों में से थे जिनकी गज़लें मैं गौरीगंज में बैठ के दूरदर्शन पे सुनता था, और मुझे इनकी गज़लें इतनी अच्छी लगती थी। बहुत बड़े सिंगर थे ये, जगजीत जी की खोज है, डिस्कवरी है उनकी। उस जमाने में जब मैं बड़ा हो रहा था तो इनकी गज़लें मतलब बहुत गली कूचों पे बजा करती थी। एक से मैं बड़ा इंस्पायर भी होता था। एक इनकी बड़ी मशहूर गज़ल थी जो जगजीत जी ने लॉन्च की थी, अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पे मुस्कुराते रहे, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। जख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला।
जख्म जब भी कोई जहनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार थे, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अशोक जी से मुलाकात हुई थी उन दिनों में जब मैं हर दरवाज़ा खटखटा रहा था और हर दरवाज़ा मेरे लिए बंद था। तो मैंने 2-4 गज़लें वज़लें इनको सुनाई और इन्होंने मुझे बोला कि देखो बहुत मुश्किल रास्ते पे तुम कदम रख चुके हो, बट मुझे गज़लें अच्छी लगी, लिखते तो अच्छा हो, लेकिन एक काम करना, जो काम मिल जाए अभी वो कर लेना। मैंने कहा भैया मुझे तो सिर्फ गज़लें कहनी आती हैं, मैं तो डायलॉग वायलॉग लिख नहीं सकता। तुम अगर करोगे तो तुमसे हो जाएगा, बिकॉज तुमको पावर है शब्दों का, तुम जानते हो वर्ड्स, ट्राई करो, ऐसे भाग मत जाओ। और देखें आपको क्या मशवरा था, कहाँ काम आया, देखिए कहाँ काम आया। मैंने कहा ठीक है, टेलीविज़न लिखना शुरू किया और उसने मुझे 15 साल तक जमा के रखा है शहर में। तो कुछ लोग आप कभी चुका नहीं पाएंगे। मैं कोशिश भी नहीं करता, मैं अशोक खोसला भैया को क्या, तो मैंने वो कोशिश भी छोड़ दी है। मैं प्यार करता हूँ, मैं दिल से इज्जत करता हूँ, जिंदगी भर करता रहूंगा, कुछ देने लायक मैं हूं नहीं उनको। क्या बात। चलिए दीपक पंडित। नमस्ते मनोज भाई। हमने सुना है बड़े बुजुर्गों से कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो विधाता ईश्वर हमारा भाग्य लिखता है, हमारा मुकद्दर लिखता है, लेकिन आपने उस चीज को कहीं ना कहीं गलत साबित किया है और आपने ये साबित किया है कि अगर हम चाहें तो मुकद्दर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जब जब आपने कलम उठाई है और वो जब पन्नों पर लिखी गई है आपके हाथ से, जो भी चीज हो, वो फिर बाहुबली हो या तेरी गलियां हो या तेरी मिट्टी हो, और आपकी कलम का जादू ऐसे ही सर चढ़ के बोले, पूरे दुनिया में, पूरे संसार में आप नए नए इतिहास रचते रहिए। ईश्वर आपको अच्छा रखे, आपकी सेहत अच्छी रहे और आपकी कलम का जादू हमेशा ऐसे ही सर चढ़ के बोलता रहे। लव यू मनोज भाई, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ एज माय ब्रदर। लव यू सो मच, थैंक यू। लव यू टू दीपक भैया। ये दीपक पंडित हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े म्यूजिशियंस में से एक हैं। जगजीत सिंह के जितने गाने आपने सुने हैं, जितने मतलब मिर्ज़ा गालिब के बाद के, वो सब गाने मोस्टली इन्होंने अरेंज किए हैं, उसमें वॉलिन इनका ही है। बहुत कहानियाँ होती हैं सबके साथ। एक कहानी मैं कभी नहीं भूलूंगा कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिनके साथ मैंने कुछ काम किया था, कुछ लिखा हुआ था, और उनके पास मेरे कुछ पैसे निकलते थे, और उनसे मैं जब भी कहूँ कि उनको भी भैया बोलता था, भैया पैसे दे दीजिए, तो बोलते थे ऊपर वाला देगा ना, ऊपर वाला है। मैं कहा यार ऊपर वाला कैसे देगा, कौन सा चेक काटेगा ऊपर वाला, काम आपके लिए किया, देगा ऊपर वाला। और वो पैसे जो कमिटेड थे कि इतने पैसे आपको मिलने हैं। एक राखी आई, पहली राखी जब नीलम यहाँ थी, और नीलम पूरी ख़ानदान से सबसे बगावत करके उन्होंने मुझसे शादी की थी। तो नीलम मेरे पास आई और कहने लगी कि राखी मुझे भेजनी है मेरे तीनों भाइयों को, बस इतना किसी तरह मैनेज कर लो कि मैं राखी भेज पाऊँ। मैंने कहा ठीक है, उनके पास तो हैं मेरे पैसे। गया मैं, पैसे मांगे, पैसे नहीं मिले, और एकदम मैं हिम्मत हार गया। मैंने कहा मैं नीलम के पास कैसे जाऊँ, क्या बताऊँ कि तुम्हारे लिए मैं राखी तक नहीं अरेंज कर पाया, तुम्हारे भाइयों के लिए। बगल में इनका घर था, तो मैं घर गया, दरवाज़ा खटखटाया। ये नहीं थे, इनके बड़े भाई थे, हीरा भैया, हीरा पंडित। उन्होंने दरवाज़ा खोला। कुछ मांगना ना, ये किसी का शेर था कि ए दोस्त अर्ज़े गम पे न यूं मुस्करा के देख, अपनी नज़र में आप गिरा जा रहा हूँ मैं। तो जो मांग रहा होता है ना, वो खुद बहुत, हाँ, अब मैं जिसके पास मेरे निकलते थे उसने दिए नहीं, इनके पास मेरा क्या निकलता है, कुछ नहीं, पर मैं आ गया हूँ मांगने। तो मैंने कहा भैया मुझे अगर 200 रुपये मिल जाएं तो मुझे हिसाब यही था कि 200 रुपये में कुरियर भी हो जाएगा, 3 राखियाँ भी खरीद लेंगे, थोड़ी बहुत मिठाइयाँ भी आ जाएंगी। तब का ज़माना ये था, 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। तो हीरा भैया ने बोले हाँ बैठो ना मनोज भाई, चाय पियो, आप तो चाय पी शौकीन हो ना, बैठो चाय बनवाता हूँ। जब तक चाय आई, अंदर गए और अंदर से 500 रुपये निकाल के मुझे दिए। मैंने कहा भैया मुझे 200 चाहिए। 200 चेंज नहीं है मनोज भाई, आप ये रखो ना। तो मैंने कहा भैया चेंज नहीं है, पर मैं ये लौटा नहीं पाऊंगा, खर्च हो जाएंगे, मतलब मुझे लौटाने भी हैं, मुझे फिर 500 रुपये लौटाने होंगे, वो देख लेंगे ना, आप इसको रखो ना, पहले आप ये रखो। तो मैं आया, राखी खरीदी, नीलम ने भेजी। वो बात हमेशा मुझे याद रह गई कि ये ना होते तो शायद नीलम की पहली राखी सूनी चली जाती। दीपक जी के साथ एक बार एक रिकॉर्डिंग पे जाता रहता था, कुछ ऐसा करने कराने को था नहीं, पर इनके साथ जाता रहता था। एक ऐसा मोमेंट याद आता है कि एक बार और वायरल फीवर का दौर चला था, और मुझे
बहुत तेज़ बुखार था। इन्हीं के घर से निकला मैं और एक बस स्टॉप है इनके घर के सामने, वहाँ मैं खड़ा होकर बस का वेट करने लगा। बसें आती रहीं जाती रहीं। आप सोचें मैं कितना कमज़ोर रहा हूँगा, कितना निढाल कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं किसी बस पे चढ़ जाऊँ, और मैं गिर गया फुटपाथ पे। तकरीबन 30-40 मिनट तक मुझे होश नहीं, इतना बुखार था मुझे। ऋचा, कुछ दिनों पहले वहीं से गुजर रहा था मैं और नीलम दोनों, और वहाँ मेरी होर्डिंग लगी हुई थी। ओह माय गॉड। सेम फुटपाथ, सेम बस स्टॉप, और मैंने वो देखा और मैंने नीलम से कहा, मैंने कहा जहां सोते हुए दिन गुजरे बेशुमार मेरे, उन्हीं सड़कों पे चमकते हैं इश्तहार मेरे। क्या बात है। सो दैट्स हाउ लाइफ कम्स फुल सर्कल। होप होप होप। बाकी दुनिया में कुछ और मैटर नहीं करता, एक ही चीज मैटर करती है, जो आज है ये कल नहीं होगा। आज हो सकता है लग रहा हो कि कोई उम्मीद नहीं है, कुछ ऐसा कैलकुलेटिव माइंड को दिखता भी नहीं है, पर जहां लॉजिक खत्म होता है वहां मैजिक शुरू होता है। तो उस मैजिक में बिलीव करें, और वैसे ही बिलीव करें जैसे एक बच्चा बिलीव करता है, उतना बिलीव करें। ये हो ही नहीं सकता कि आप करें, कुछ मेहनत करें किसी चीज़ के लिए, अपना टैलेंट आप एक्यूमुलेट करें, क्योंकि टैलेंट ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपको बस दे दिया है। रोज़ पॉलिश करने वाली बात है। मैं कुछ दिनों पहले ए आर रहमान का एक इंटरव्यू सुन रहा था। रहमान साहब ने जो कहा ना, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने बोला, आज भी जब गाने बनाने बैठता हूँ तो लगता है ये वाला बनेगा नहीं मुझसे। ये कौन कह रहा है? ए आर रहमान कह रहे हैं, जो ऑस्कर लाए हमारे लिए। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि हर शॉट से पहले नर्वस होता हूँ। मुझसे पूछे, मैंने देखा है, मुझे इतना डांटते थे, कॉमा यहां बोला था यहां से हटा दिया, उधर लगा दिया, फुल स्टॉप, बिकॉज उनका पैनिक बटन दब जाता है। बिफोर गोइंग ऑन टू द फ्लोर उनकी चाल भी अलग होती है। मैंने हमेशा देखा कि केबीसी के फ्लोर पे जाते हुए ना, वो थोड़े से ऐसे होते हैं, लग रहा है कि ये ही इज नॉट हिमसेल्फ। तब मोमेंट उनको पता कि कैमरा यहां से मार्किंग शुरू हुई है और वो फ्लोर पे पहुंचे, ही इज अ टाइगर नाउ, ही रोर्स, ही डजंट टॉक, ही रोर्स। तो ये सब कुछ सीखने वाला है इन लोगों से। ये सीखने वाला है कि आप अपने आर्ट को लेकर हमेशा इनसिक्योर रहें, अपने डेस्टिनी को लेकर इनसिक्योर ना रहें, पर आर्ट को जहां आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि अरे मैं तो लिख ही लेता हूं, इस पे रोज काम करने की जरूरत है। कलम हाथ में लिए लिए बस सोचता ही रह जाता हूं, जिस दिन उससे बात ना हो मैं शेर नहीं कह पाता हूं। तो दैट्स हाउ यू लिव योर लाइफ, आर्टिस्ट की जिंदगी। चलिए, अभी तो बहुत सीरियस बातें होंगी, लेकिन एक और चीज को लेकर आप बहुत बच्चे हैं और बहुत इनसिक्योर हैं। वो चीज क्या है? ये पोल आपके एक दोस्त खोल रहे हैं। ये अरे मनोज मुंतशिर कशन। उर्दू जबान में मुंतशिर के मायने होते हैं बिखरा, लेकिन मनोज में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिखरी भी। बहुत सुलझे, बहुत शाइस्तगी किरदार वाले इंसान है मनोज मुंतशिर। यहाँ पे मैं मनोज मुंतशिर की शायरी का, उनकी नज़मों का, उनकी गज़लों का, उनके अशार का ज़रा सा भी जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि उनके हज़ारों लाखों करोड़ों फ़ैन जो हैं उनकी अच्छी शायरी की गवाही देते हैं। मैं यहाँ जो जिस सिलसिले में आया हूँ, मैं यहाँ कुछ मनोज मुंतशिर के राज फाश करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं उनको काफ़ी अरसे से जानता हूँ। हम दोनों 2002 या 2003 के आसपास जो है एक शो आया करता था यात्रा, उसमें मिले थे। हाँ, वो शो जो था वो ट्रैवल शो था, और हम लोगों का जो है आधे से ज्यादा वक्त जो है वो सफर में गुजरता था। अगर कोई इंसान उर्दू शायरी सीखना चाहता है तो उसको दो रिवायतों में, और वो रिवायतें यानी कि अगर आप कहें मोटा मोटा कहें तो राइम्स में सिखाई जाती है। एक रिवायत यह है कि फाइलातुन फाइलातुन फाइलात, मार घुसा मार थप्पड़ मार ला। दूसरी जो रिवायत है वो है कि दूर से देखा तो खालू खड़े थे, पर्दा हटा के देखा तो आलू पड़े। आलू, अब यहाँ आलू का जिक्र जरूर लाज़मी। मनोज मुंतशिर और आलू दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आप मनोज मुंतशिर के हाथ से कलम ले सकते हैं, लेकिन आलू का निवाला नहीं। आलू आम इंसान के लिए आलू है, ना वो सेब सी रौनक रखता है, ना वो अंगूर सी मिठास रखता है, ना वो उसमें आम सा मजा है। ये सब चीजें होने के बावजूद भी आलू जो है मुंतशिर साहब के लिए ये वो सारी सिफात रखता है। आलू के बगैर मुंतशिर नहीं रह सकता, और मुंतशिर के बगैर आलू नहीं रह सकता। मैंने उनको आलू के लिए बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ते हुए देखा है। इतनी जिद, हर शायर के अंदर एक पिनक होती है, एक उसके अंदर एक ऐसी चीज होती है जो उसको
आम लोगों की लीग से हटा के एक दूसरी लीग में खड़ा करता है, वो एक हर शायर में होता है। मनोज मुंतशिर की हो सकता है शायरी का राज आलू भी हो सकता है। कोई शायर कभी अपने राज नहीं खोलता। तो मनोज मुंतशिर एक बेहतरीन शायर है। मैं उनके बारे में जितना भी कहूँ सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। तो मनोज मुंतशिर, बस ऊपर वाले से गुजारिश करूंगा कि ऐसे ही आपको ऊपर वाला, आपको अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, कामयाबी के और मकाम तक लेके जाए। बस यही हमारी दुआ है और इतना ही कहना चाहूंगा। शुक्रिया। ये आलू की क्या कहा? ये मैंने, अब ये तो किसी को नहीं मालूम था। अब आप इनको कहीं से खोद के लाई हैं, मैं ढूंढ के लाई तो नहीं बोलूंगा। हालांकि ये बहुत बड़े डीओपी हैं। राज निकाला है। ये बहुत बड़े डीओपी हैं इस वक्त। उस वक्त हम दोनों के शुरुआती दौर था जब हम साथ में शोज किया करते थे। हाँ, पर ये तो किसी को नहीं मालूम। ये तो ये मेरी एकदम ही क्लोज फैमिली जानती है। मेरी मम्मी, एक बार की बात है, मैं शायद 7-8 साल का रहूंगा और मैं किसी के यहाँ गया और आलू उबाल के टिक्किया जो बनती है आलू की टिक्की, वो आई और प्लेट सामने रखी हुई है, 4-5 गेस्ट बैठे हुए। मैंने 1 उठाई, 2 उठाई, 3, मतलब मैं सारे गेस्ट के हिस्से की टिक्की अकेले खा गया। मेरी मम्मी देखती नहीं है, एम्बैरेस होती नहीं है। खैर कोई बात नहीं, वापस लौटे हम। वापस लौटने के बाद जो उन्होंने किया है ना, वो दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं करे। वो बहुत संगदिल माँ है, बहुत बेरहमी दिखाई उन्होंने मेरे ऊपर। वो चढ़ी है, तब उनके पास गैस सिलेंडर नहीं था, वो था स्टोव था, वो केरोसिन वाला स्टोव पे। उन्होंने 2 लीटर के कुकर में आलू चढ़ाई है, आलू उबाली है, आलू उबाल के बैठ गई हैं, उसकी टिकिया बनाई है। मुझे 2 लीटर के कुकर की भरी हुई आलू, जब मैं इतना यहाँ खा के आ चुका था, ये सब खिलाया है। बहुत माई करती है। तब तक जब तक मुझे प्यूक नहीं होने लगा, जब तक मैं थ्रो अप नहीं करने लगा, कहने लगे अब तुम जितनी आलू तुम्हें खानी आज तुम खा लो, आज के बाद मेरी नाक मत कटाना। तो ये है मेरा आलू का कांड। और ये भाई साहब जो है ना, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े तंजो मिजाज के शायर सागर खयामी के बेटे हैं। तो ये बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में। मैं इनको हमेशा बात बोलता रहा कि तुम बेटा कुछ भी बन जाओ लाइफ में, तुम अपने बाप तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम्हारा बाप बहुत बड़ा आदमी है। ये सब आपके पुराने साथी हैं। ये पुराने साथी हैं, आज भी हमारे दोस्त हैं, आज भी हम मिलते हैं। और आज भी शिकायत एक ही है कि ये मेरी इज्जत नहीं करते। मतलब न तब करते थे ना आज करते हैं। मैं इनकी नज़र में वो इज्जत का मकाम हासिल नहीं कर पाया। मैं कभी ऐसी जगह पे होता हूँ जहाँ मुझे थोड़ा सा अपना एक इमेज बना के चलना होता है। आई मेक श्योर कि आदमी आसपास में दिखे। बहुत जरूरी होता है ग्राउंडेड रखने के लिए, कभी कभी जो हमें याद दिलाते रहे कि हम क्या थे। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना हो तो शायद वाकई सब गड़बड़ हो जाए। चलिए, एक फटाफट एक रैपिड फायर मैंने आपके लिए लिखा है, तो सोचा ये खतरनाक है। हाँ, ये थोड़ा सा होता है, बट ठीक है। शुरू करें? शुरू करें। अब इसमें हम बड़े टीवी शोज की तरह बड़े हैम्पर्स तो नहीं है, गिफ्ट हैम्पर्स नहीं है, लेकिन सवाल पूछ लेते हैं। सवाल पूछ लें आप, शूट करें। गौरीगंज या मुंबई? अब मुंबई। आपका पसंदीदा शायर या कवि? साहिर। आपका ऐसा पसंदीदा गीत जो आपने नहीं लिखा? लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, और धड़क जो भी फिल्म आई है उसका टाइटल सॉन्ग, जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है। फेम या पैसा? फेम। पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाता है फेम के साथ। अपना कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है? तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा। और अपना कौन सा गीत सबसे कम पसंद है? ये मत पूछिए। कुछ गीत है जो मुझे नहीं पसंद अपने, क्योंकि वो मैंने बहुत अच्छे नहीं लिखे हैं। वो हिट है लेकिन पर उनमें मुझे कभी फक्र नहीं होता कि मैंने, उनमें बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छा कंपोज किया गया है, बहुत अच्छा गाया गया है, पर वो लिखने में थोड़े से कमजोर रह गए। और ये सीखा मैंने जिंदगी से लेसन, बताना नहीं चाहिए कि आप एक भी धीरे धीरे से तेरा हुआ, धीरे धीरे से तेरा हुआ हिट गाना है और बहुत अच्छा तनिष्क ने कंपोज किया है। हौले हौले से तेरा हुआ। हाँ, तो मुझे हमेशा लगा कि ये धीरे धीरे हौले हौले बहुत 70s था, कुछ में नया लिख सकता था, बट सॉन्ग हिट है। कौन सी फिल्म या कोई काम ना करने का अफसोस है? कभी मना कर दिया हो आपने, फिर अफसोस हुआ? अफसोस मुझे कभी हुआ नहीं इनफैक्ट, क्योंकि जो, और ये सच है, मैं इसलिए नहीं कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूं, मैं इसलिए क्योंकि मैं बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाता हूं काम से। नहीं किया, नहीं मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट है, तो आगे मेरे पास 100 चीजें हैं। शायद ये सवाल तब मेरे लिए बहुत मैटर करेगा जब मैं 15 साल बाद पलट के देखूंगा। तो आज तो मैं एक छोड़ता हूं तो 10 मेरे सामने रखा हुआ होता है, तो अफसोस का वक्त ही नहीं। कौन सी फिल्म के लिए लगता है कि आप इसके गीत बेहतर लिख पाते? हाँ, ये थोड़ा सा आपको मुझे पता है। ये तो बहुत सारी फिल्में हैं। अच्छा। हाँ, मतलब 1-2 थोड़ी होंगी।
इसलिए नहीं कि वो गीत जो लिखा गया वो खराब है, इसलिए कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है यहाँ कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। अच्छा, अभी आपके जमाने का कंटेम्प्रेरी आपका फेवरेट लिरिसिस्ट? अमिताभ भट्टाचार्य। और वैसे आप शब्दों के जादूगर हैं, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को एक शब्द में कहें? ड्रीम्स, सपने, पागल सपने जिनमें कोई सर पैर नहीं है। ऐसा नहीं कि ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि ये होगा, ऐसा नहीं है। एक सपना पूरा हो, दूसरा देखो, दूसरा पूरा हो, तीसरा देखो। आंखें सपनों से खाली नहीं होनी चाहिए कभी। और कुछ कामयाबी नहीं होती, कुछ अराइव करना नहीं होता, क्योंकि जो आप आज अराइव कर गए, जो आपने सोचा था 10 साल पहले, अगर आपको आज मिल गया तो बाकी क्या करोगे? तो बाकी 10 साल तक आप स्लीप वॉक तो नहीं करोगे ना जिंदगी में, कोई और सपना देखो। मनोज, आपके बारे में एक बात सोच रही थी, आपको इतने अवार्ड्स मिले, लेकिन सही बात है, तेरी मिट्टी हर सारे अवार्ड्स एक साल के डिजर्व करता है। वो गीत इतना खूबसूरत है, और मुझे लगता है उस गीत में शब्दों से ज्यादा देशभक्ति हर चीज है, लोगों को रुलाया है उस गीत ने। उसको एक अवार्ड नहीं मिला तो आप इतने नाराज क्यों हो गए? नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ। ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन था। मुझे पिछले कई सालों से लग रहा था कि मैं एक सर्कस का हिस्सा हूं। 8-10 अवार्ड होते हैं इस इंडस्ट्री में, और मैं हर साल हर अवार्ड में नॉमिनेट होता हूं, और मैं देखता हूं कि कभी मैं जीत रहा हूं, कभी कोई और जीत रहा है, आप तालियां बजा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो आपके ऊपर मुहर लगा रहे हैं कि आप अच्छे गीतकार हैं? कौन लोग हैं ये? इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनको गीतकार का गा नहीं पता। तो मैं इनसे कोई अपने ऊपर स्टैंप ऑफ अप्रूवल नहीं लेना चाहता। और जिन लोगों को तेरी मिट्टी में मिल जावा, जो कि नेशनल एंथम जैसा बन चुका है इस देश के हर सिपाही के लिए, शायरी की कौन सी कसौटी पे वो गाना कमजोर था? ऐसा नहीं कि बहुत बार पहले भी गाने अवार्ड नहीं मिले, मैंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि ठीक है, आपने फिर भी तुमको चाहूंगा को नहीं दिया, आपने किसी और को दिया, वो भी गाना अच्छा था। यहां भी आपके पास अगर कंपटीशन होता कि आपके पास एक तरफ है संदेशे आते हैं, एक तरफ ए मेरे वतन के लोगों, एक तरफ कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, एक तरफ तेरी मिट्टी, आप किसी को भी दे दो। आपने मुझे रिड्यूस कर दिया। आप मेरा कंपटीशन किससे करवा रहे हैं? आप मेरा कंपटीशन करवा रहे हैं उस गाने से जो गीत ही नहीं है, जो रैप है। मैं रैप को गीत नहीं मानता। रैप ऑल्टरनेट म्यूजिक है और बहुत अच्छा म्यूजिक है, वो होना चाहिए। पूरी दुनिया में रैप की अपनी फैन फॉलोइंग है, कल्ट फॉलोइंग है। रैप मेन स्ट्रीम म्यूजिक नहीं है। रैप की आप अलग कैटेगरी बनाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपने लड़ा दिया, जिन गानों को आपने लड़ा दिया। आपको ये नहीं करना था, आपने गलत किया। आपने एक गाने को डिमीन कर दिया। आपने तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा, गुल बन के मैं खिल जाऊंगा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊंगा, तेरे खेतों में लहराऊंगा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। वर्सेस तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा? नॉट डन। मैं इतना कमजोर और इतना मेरा जमीर मर नहीं चुका है कि मैं इसके बावजूद आपके शो में बैठ के तालियां बजाऊंगा। मैं नहीं करूंगा। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये मेरे साथ है। इट्स फॉर मी, नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी। और मैं बहुत खुश हूं, कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं कि सब मैंने खत्म कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। जो मैंने जीते बहुत खुशी की बात है, लेकिन अब मैं उस जीतने के लिए गाने नहीं लिखूंगा। मैं गाने लिखूंगा कि मेरा गाना चांदनी चौक में एक टुनटुना बजाता हुआ लड़का, जो कि बेचारा बमुश्किल से रोज का 200 रुपए कमाता है, क्या वो झूम के गा रहा है? क्या उसको मजा आया मेरा गाना गाने में? अगर उसने गाया तो 100 अवार्ड मेरे साथ रखे हुए। ये गाना मैंने आधा यहां लिखा था और आधा लिखने के बाद मैं चला गया था लंदन, और मुझे एक दिन वहां फोन आता है कि करण वांट्स कि इसको आप और लंबा करो गाने को। मैंने कहा यार तुम लोगों ने तो मुझे 1.5 मिनट की सिचुएशन दी थी, ऑलरेडी 3 मिनट का गाना हो चुका है, और कहां से? नहीं, कुछ भी करो। तो मैं सो गया ऐसे ही, मैंने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। रात में लंदन टाइम से तकरीबन 4 बजे मेरी नींद खुलती है और मुझ पे कुछ उतरना शुरू होता है। मैं पागलों की तरह अपना आईपैड ढूंढ रहा हूं, कमरे की बत्तियां बंद हैं, इधर नीलम सो रही है, उधर आरू सो रहा है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं अगर मुझे कुछ नहीं मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। आई नीड समथिंग। तो हॉलिडे इन में रुका हुआ था मैं, हॉलिडे इन का पैड रखा हुआ था, उस पेंसिल थी, वो पेंसिल से उठा के 2.5 मिनट में लिखा है मैंने, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद। ये लिखा मैंने, टप से एक आंसू उस पर गिरा। आज तक उस पर गिरा हुआ वो आंसू का दाग है। जिसे ले गई है अभी हवा, वो वरक था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। तो वो आंसुओं से मिटा हुआ वो था। और मैं ये जान गया कि ये जो मेरे दिल में धड़कनें बढ़ी हैं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, ये पहले कभी नहीं हुआ है।
तो मतलब मैंने कुछ मैजिकल लिख दिया है। इतने दिनों बाद मेरे सामने एक सिचुएशन आती है जहां मुझे कहा जाता है कि ये है, मुझे केसरी की वो जो लास्ट का चंक दिखाया गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए देख के वो। और फिर जो हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है, आपको पता है केसरी के उस गाने का नजरिया क्या है? मैंने सिर्फ ये सोच के लिखा है कि अगर मैं एक सोल्जर हूं और मुझे गोली लग गई है और आई एम ब्लीडिंग टू डेथ, 10 मिनट में मैं दुनिया छोड़ दूंगा, तो मेरे थॉट्स क्या? तो मैं क्या सोच रहा हूं? तो वो गाना इसलिए बहुत अलग है क्योंकि वो इतना ऑनेस्ट आखिरी के 10 मिनट से किसी शहीद की जिंदगी के, जो मुस्कुरा रहा है, जो उदास नहीं है इस बात पे, इनफैक्ट उसको तो वो अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आ रही है कि यार ये कितने कम लोगों के मुकद्दर में होता है, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तो वो मुस्कुरा रहा है, पर उस मुस्कुराहट के साथ इधर मुस्कुराहट है और दाहिनी आंख से आंसू भी गिर रहा है। और वो आंसू क्यों गिर रहा है कि उसको अपने खेत खलिहान याद आ रहे हैं। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तो ये जो एक मिक्स्ड इमोशन है ना, कि एक तरफ आपको गर्व है, एक तरफ आपके चेहरे पे स्माइल है, मरते मरते मुस्कुरा रहे हैं आप, और एक तरफ आपकी आंखों में एक आंसू है। क्या क्या छूट गया आपसे? अब कभी आप लौट के नहीं जाएंगे वहां, कभी आपको आपकी माँ नहीं मिलेगी, अब कभी वो लड़की, वो बीवी जिसने आपको गले लगा के भेजा था, टीका किया था, अब कभी आप उसके पास लौट के नहीं जाएंगे। और आप तो वादा करके गए थे, आए थे ना, कि एक मेरी नज्म है इसी किताब में कि मुझे शिकायत है हिंदुस्तान के सिपाहियों से, ये वादे निभाना नहीं जानते। माँ से कहते हैं वापस आऊंगा, तुझे तीर्थ यात्रा पे ले जाऊंगा। बीवी से कहते हैं तेरे लिए पश्मीने की शॉल लाऊंगा। बच्चों से कहते हैं आज कहानी यहीं तक, बाकी लौट के सुनाऊंगा। लेकिन जब दुश्मन का टैंक सरहद पार कर जाता है, इन्हें कोई वादा याद नहीं आता है। उड़ती हुई गोलियां सीने में भर लेते हैं, ये भी नहीं सोचते कि लहू के साथ घर वालों की उम्मीदें भी बह जाएंगी। माँ की तीर्थ यात्रा, बीवी की शॉल, बच्चों की कहानियां, सारी कस्में अधूरी रह जाएंगी। मुझे शिकायत है हिंदुस्तान के सिपाहियों से, ये वादे निभाना नहीं जानते। जब सवाल देश कहा जाए तो ये खून के रिश्ते भी नहीं पहचानते। जब उस मैजिक को इसलिए डिनाई कर दिया गया क्योंकि आपको मैजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि आपकी नजरें कमजोर हैं, तो मैं आपकी नजरों के हिसाब से जिंदगी नहीं जीऊंगा। मेरे साथ मेरे वर्ड्स हैं, जब तक मैं ढंग का लिखता रहूंगा, लोग मुझे आराम से इज्जत से बैठाते रहेंगे। जिस दिन मैं लिखना छोड़ दूंगा, उस दिन कौन सा अवार्ड और कौन सी दुनिया। तो आप किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं जाएंगे? कभी नहीं। अवार्ड्स में उसके बाद दुनिया के सारे अवार्ड, बहुत तो लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं। ये अवार्ड शोज में लिखा करता था ऋचा, ये जितने अवार्ड शोज में जाके मैं रेड कार्पेट वॉक करता हूँ, स्पीच देता हूँ, ये सब तो मेरे लिखे हुए हैं। मैं टीवी में काम करता था तो तब भी मैं लोगों से बोलता था, मजाक में बोलता था, मैं देखना एक दिन मैं दूसरों के लिए लिख रहा हूँ ना, एक दिन मैं स्पीच दूंगा वहां खड़ा होकर, मैं जीतूंगा अवार्ड्स। सब जीते मैंने, वो ख्वाहिश भी मेरी निकल गई। और अब एक चीज जानता हूं कि अब जो लोगों के दिमाग में रह जाए, जो उनकी याददाश्त में रह जाए, वही मेरा अवार्ड है। और 1, 2, 4, 6, 10 ट्रॉफियां जीत के क्या होगा? 135 करोड़ ट्रॉफियां नवाजी गई हैं मेरे तेरी मिट्टी को। सो आई एम सो हैप्पी। चलिए मेरा आखिरी सवाल, आपने कहा आपकी जिंदगी का अगर एक शब्द है तो सपने, ड्रीम्स। अब कौन सा सपना ऐसा है जो पूरा नहीं हुआ है और पूरा करना है? सपने बहुत प्राइवेट होते हैं। फिलहाल एक बात आप जान लें कि मैं अपने लिए जितना मैंने सोचा था उतना हो गया, उससे थोड़ा ज्यादा ही हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं वाकई देश के काम आऊं किसी तरह से। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं आपसे कि मैं तुरंत पॉलिटिक्स ज्वाइन करने जा रहा हूं, पर हाँ, मैं अपने तरीके से लगा हुआ हूं। मैं अपना एक एनजीओ भी ओपन कर रहा हूं। मैं अब कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों के लिए मैं बहुत फील करता हूं। जैसे मैं स्ट्रीट किड्स के लिए हमेशा बहुत फील करता रहा, हमेशा फील करता रहा, कभी कुछ कर नहीं पाया। मैं कोशिश करूंगा कि सोल्जर्स के लिए, स्ट्रीट किड्स के लिए, इन सब की जिंदगी में थोड़ा सा डिफरेंस, जरा सा डिफरेंस अगर मैं ला पाया ये दुनिया छोड़ने से पहले, तो खुशकिस्मत हूं मैं। तो अब मेरे सपने और लालची हो चुके हैं। पहले सिर्फ अपने लिए थे, अब मेरा लालच बहुत बड़ा हो रहा है। अब मैं बहुतों के लिए सपने देख रहा हूं। क्या बात है। और मैं आज ये दुआ करूंगी जिंदगी विद ऋचा की हमारी पूरी टीम और सारे व्यूअर्स की तरफ से कि आपके हर सपने को आप पूरा कर पाएं और खूब बड़े बड़े सपने देखिए, अपने लिए भी और बड़े बड़े सपने देखिए। कुछ छोटे छोटे तोहफे हमारी तरफ से हैं एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड लव फॉर यू। तोहफा छोटा हो ही नहीं सकता, वो भी आपका। आज आग हैं, कल हम पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। जिंदगी विद ऋचा, और जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। ये खोलिए, ये आजकल हम लोग वोकल फॉर लोकल प्रमोट कर रहे हैं। तो ये पुणे के एक आर्टिस्ट से हमने बनवाया आपके लिए। ना मेरी आवाज हमेशा गूंजेगी, ना सुनने के लिए हमेशा तुम होगे,
तिनका तिनका पड़ा मिलूंगा मैं भी कहीं, और कहीं पर रेशा रेशा तुम होगे। जैसे सूखे फूल दबे हों पन्नों में, गए दिनों की एक निशानी हो जाएंगे। आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। आज हमारी छतों पे सावन आया है, किसने कहा ये बादल कल भी बरसेगा। आज यहाँ तारीफें हैं, वाहवाही है, ये कमरा कल एक ताली को दरसेगा। बुझ जाएंगी वक्त महल की कंदीलें, गायब सारे राजा रानी हो जाएंगे। आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। शायर था अकबराबाद का एक शायर, कहता था कि सुख दरिया बह जाएगा, चल देगा एक रोज लात के बंजारा, ठाट बाट सब यहीं धरा रह जाएगा। कोई आगे कोई पीछे, पर एक दिन हम सब यार नजीर की बानी हो जाएंगे। आज आग हैं कल हम पानी हो जाएंगे। आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे।